जिन्ना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल की मैयत निजी अस्पताल से जिन्ना अस्पताल के सर्दखाने मुंतकिल कर दी गई। प्रोफेसर शाहिद रसूल की तदफीन कल होगी। डॉक्टर सुलेमान का कहना था कि पाकिस्तान एक बड़े सर्जन से महरूम हो गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते हैं कि जिन्ना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल दिल का दौरा पड़ने के बाद इंतकाल कर चुके हैं और उनका इंतकाल जो है वो कराची के निजी अस्पताल नेशनल मेडिकल सेंटर में हुआ था, जहां पर उनको तशवीशनाक हालत में यहां पे लाया गया था, जहां पे दौरान इलाज वो इंतकाल कर गए हैं, जिसके बाद उनकी मैयत जिन्ना अस्पताल के सद खाने में मुंतकिल कर दी गई है। और इस हवाले से उनकी फैमिली का इंतज़ार किया जा रहा है, उनके कुछ रिश्तेदारों का इंतज़ार किया जा रहा है, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि आया उनकी तदफीन कब और कहाँ पर होगी। तो इस हवाले से हम बात करेंगे, जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुलेमान साहब, उनसे पूछेंगे कि इस हवाले से क्या कहेंगे। प्रोफेसर शाहिद रसूल साहब की क्या खिदमत थी सर यहाँ पे अस्पताल में, कब से थे, और दूसरा के तदफीन के हवाले से क्या कहेंगे सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, प्रोफेसर शाहिद रसूल साहब की आज सुबह 11 बजे डेथ हुई थी। उन्हें तशवीशनाक हालत में NMC जो कि एक निजी अस्पताल है वहाँ लाया गया था और तकरीबन 45 मिनट तक उनको रिवाइव करने के लिए CPR किया गया, लेकिन वो क़ज़ाए इलाही से उनकी जो रिवाइव ना हो सके और उनकी डेथ हो गई। शाहिद रसूल साहब जो है 1994 में JPMC में एज ए मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट हुए थे और उसके बाद उन्होंने JPMC में FRCS FCPS पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जनरल सर्जरी में वार्ड 3 में ज़्यादा काम किया उन्होंने। प्रोफेसर इरशाद वहीद और प्रोफेसर असद साहब के साथ उनकी ज़्यादा खिदमत थी। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर हुए, ही वॉज एक्सीलेंट सर्जन, एक्सीलेंट टीचर। और फिर उसके बाद जब डेवोल्यूशन हो गई JPMC की 18 अमेंडमेंट के बाद, तो सर ने जो है वो JSME ज्वाइन किया एज ए प्रोफेसर ग्रेड 21 में। और डॉक्टर सिमी के बाद अगस्त 2021 में डॉक्टर शाहिद रसूल जो थे वो यहाँ के एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए और एक्सीलेंट टाइम गुजारा उन्होंने। और अगले साल उनकी जून में रिटायरमेंट थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है उनको आज सुबह कार्डियक अरेस्ट हुआ और जिससे वो रिवाइव ना हो सके और उनकी डेथ हो गई। अच्छा सर, दूसरा बताइए कितना बड़ा एक सदमा है और पाकिस्तान कितने बड़े सर्जन से भी महरूम हो चुका है, कितने असातिज़ा टीचर थे एक बड़े और कितने उन्होंने स्टूडेंट छोड़े, इस पर भी क्या कहेंगे कि सर्जरी की रोबोटिक ख़ास तौर पे जिन्ना अस्पताल में मुतारफ़ भी कराई, उन्होंने यहाँ भी रिपोर्टिंग करते थे। इसमें कोई शक नहीं कि शाहिद रसूल साहब एक बड़े सर्जन थे और इंटरनेशनली और नेशनली जो है वो वेल नोन आदमी थे और जनरल सर्जरी में उनकी खिदमत बहुत ज़्यादा हैं और गरीबों के लिए उनकी खिदमत बहुत ज़्यादा हैं। बहुत काइंड और हम्बल इंसान थे। और शाहिद रसूल साहब ने जो पायनियर थे वो उन्होंने JPMC में और सिंध में जो रोबोटिक का काम शुरू किया उसको शाहिद रसूल साहब ने स्टार्ट किया था। और बेरियाटिक सर्जरी में स्पेशली जो कि वेट रिडक्शन सर्जरी है उसमें शाहिद रसूल साहब की काफ़ी खिदमत है। अच्छा सर, दूसरा कि तदफीन के हवाले से बताइएगा कि उनकी फैमिली से आपका रब्ता हुआ, कब है तदफीन, कहाँ पर होगी, कैसे होगी। जी, JPMC इंतज़ामिया उनकी फैमिली से रब्ते में है और उनकी कोई फैमिली के कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, उनका इंतज़ार किया जा रहा है और उनके मशवरे के साथ मुझे उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह उनका नमाज जनाजा होगा और तदफीन की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुलेमान थे हमारे साथ, जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जिन्ना अस्पताल के, जिनका कहना था कि मुल्क जो है एक बड़े सर्जन से महरूम हो चुका है। वो एक उस्ताद थे जिससे बड़ी तादाद में जो तुलबा हैं वो महरूम हुए और रोबोटिक सर्जरी समेत दीगर सर्जरी में उनकी बड़ी खिदमत हैं। तो इस हवाले से वज़ीर आला सिंध समेत और मुल्क भर की अहम शख्सियात ने भी प्रोफेसर शाहिद रसूल के इंतकाल पर दुख का इजहार किया और उनकी फैमिली से ताज़ियत का भी इजहार किया है। जी नाज़रीन, शहर कायद में ई चलान होने के साथ जालसाज भी सरगर्म, सादा लो इंसान को लूटने के लिए फेक चलान के मैसेजेस भेजने लगे। ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे चलान के मैसेजेस से आवाम को खबरदार कर दिया। मैसेज में दर्ज जाली पोर्टल है, जब भी चलान आएगा पोर्टल में आपकी तमाम तफसील दर्ज होगी। तफसीलात बता रही है उसामा मलिक। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, देखें शहर कायद में जो है वो ई चालान का सिस्टम जारी है। मुख्तलिफ औकात में जो है वो शहरियों के ई चालान किए जा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जो जालसाज हैं वो एक बार फिर जो है वो मुतहर्रिक हो गए और मुख्तलिफ शहरियों को जो है वो जाली ई चालान के जो मैसेजेस हैं वो मौसूल होना शुरू हो गए हैं। इस हवाले से जब ट्रैफिक पुलिस हुकाम से हमने रब्ता किया तो ट्रैफिक पुलिस हुकाम का बताना है कि उनको भी जो है वो कुछ शिकायत मौसूल हुई हैं। जो है वो ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने उसके लिए एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है और अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई जा रही है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का बताना है कि ऐसा कोई भी जो चालान है वो आवाम जो है वो इससे खबरदार रहें। मैसेज दर्ज जाली जो पोर्टल है
उसके ज़रिए जो है वो किसी भी शहरी को जो है वो कोई अभी तक मैसेज नहीं किया जा रहा है। इससे मैसेजेस में जो है वो दर्ज जाली पोर्टल है, जिसमें जो है वो चालान जो है वो पोर्टल के ज़रिए भेजा जा रहा है। शहरियों को जो मैसेज मौसूल हो रहे हैं उसमें जो है वो एक पोर्टल का भी एड्रेस बताया जा रहा है जो कि जाली है, और उसके ज़रिए जो है वो क्लिक करने पर तकरीबन जो है वो 500 रुपये का चालान जो है वो किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम से जब हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि हमने जो है वो कोई ऐसा पोर्टल नहीं जारी किया है, जबकि जो है वो अगर किसी भी शहरी को ऐसा जो मैसेज है मौसूल होता है तो वो एक बार उसकी ज़रूर वेरिफिकेशन करे। और ट्रैफिक पुलिस जो है वो तमाम शहरियों को घर जो है वो उनके पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए चालान भेज रही है, और तमाम जो शहरी हैं वो एक बार ज़रूर इसका जो है वो वेरीफाई कर लें। किसी भी शख्स को जो है वो 500 रुपये का चालान नहीं किया जा रहा, तमाम को कम अज़ कम भी जो चालान है वो 5000 का किया जा रहा है, और ज़्यादातर शहरियों को जो है वो चालान माफ़ किए जा रहे हैं। अगर किसी शहरी को एक ऐसा चालान मौसूल होता है तो वो जो है वो इसके वेरीफाई ज़रूर करे, उसको जो है वो चेक ज़रूर करे। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने जो है वो एक एप्लीकेशन बनाई है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, उसको जो है वो अपने मोबाइल में डाउनलोड करके चालान जो है वो चेक किया जा सकता है। जो ये जाली चालान का मैसेज आता है उसके ज़रिए जो है वो पोर्टल खोलने पर 500 रुपये का जो है वो मैसेज भेजा जाता है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि जो कुछ सादा लोग इंसान हैं वो जो है वो इसमें पोर्टल में बड़े चालान से बचने के लिए 500 रुपये जो है वो कुछ पे भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो कोई ऐसा शख्स सामने नहीं आया जिसने जो है वो पैसे पे किए हों। अब FIA के साथ मिलकर जो है वो ट्रैफिक पुलिस जो है वो इस पर काम कर रही है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने तमाम शहरियों को जो है वो खबरदार कर दिया है। ई चालान के हवाले से जो वायलेशन है वो तमाम जो है वो उसमें एक तस्वीर जो भेजी जाती है उसमें तमाम जो वायलेशन है वो दर्ज होती है और उसके साथ जो है वो भेजा जाता है, और पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए ज़्यादातर लोगों को भेजा जा रहा है और ज़्यादातर लोगों के ई चालान जो है वही भी हो रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि जल्द अज जल्द ऐसे जालसाज़ अनासिर को जो है वो कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। FIA के साथ मिलकर जो है वो ट्रैफिक पुलिस हुकाम इस हवाले से काम कर रहे हैं। जी, सिंध हुकूमत और के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। शहर भर में पार्किंग माफिया का राज बरकरार। मुख्तलिफ मार्केट्स, मॉल्स और अस्पतालों के बाहर शहरियों से बदस्तूर पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा अक्सा शेख, जो इस वक्त सदर मोबाइल मार्केट में ही मौजूद हैं। जी अक्सा, बताइएगा वहाँ क्या सूरत हाल है? सिंध हुकूमत और मेयर कराची के वाज़ेह अहकामात थे कि हॉस्पिटल्स के सामने या मार्केट्स के सामने जो पार्किंग होती है उसकी फ़ीस नहीं ली जाएगी, लेकिन यहाँ मैं सदर मोबाइल मार्केट में मौजूद हूँ, जो पे पार्किंग के पैसे लिए जा रहे हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मैं बात करूँगी कि भाई यहाँ पर पार्किंग के चार्ज कितने किए जा रहे हैं? पार्किंग पैसे वैसे उम्मीद नहीं होनी चाहिए, अपनी तरफ से ऐलान कहीं भी पार्किंग नहीं, मार्केट के सामने कोई भी गाड़ी लगेगी तो उसके पार्किंग चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन यहाँ 50 रुपये लिए जा रहे हैं। अभी मुझसे 50 रुपये लिए भाई ने, तो 50 रुपये लेते हैं मोटरसाइकिल का। तो ये सही है या गलत? देखें, सही तो गलत, ये तो ओन का होना चाहिए, है तो गलत है, लेकिन हम भी मजबूरन देने के, हम नहीं देंगे तो 50 रुपये उठा के ले जाते हैं। फिर पूरी इंतजामिया मिली होती है, हम 50 नहीं देंगे तो उठा के ले जाएंगे, अब 50 देंगे हमारी गाड़ी बच जाएगी, हम परेशानी हुई से देना पड़ता है 50 रुपये। जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरी जो हमारे साथ मौजूद थे उनका यही कहना था कि इन्होंने 50 रुपये यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं, और अगर जो है पैसे ना दो तो बाइक जो है वो उठा के लेके चले आते हैं। ये यहाँ पे जो चार्ज करने वाले हैं वो यहीं पे खड़े हुए हैं। एक भाई ने अभी यहाँ पे पार्किंग लगाई है, उससे जो है इन्होंने पैसे लिया। अच्छा भाई, यहाँ पे आप कितने पैसे चार्ज कर रहे हो? हम 30 रुपये ले रहे हैं भाई से। 30 रुपये ले रहे हो? अभी उन्होंने बोला कि आपने 50 रुपये लिए। कोई खुशी से 50 देता है तो ले लेते हैं, वरना वैसे तो पार्किंग की फीस नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर क्यों चार्ज? पार्किंग है, ये ठेका है भाजी, यहाँ पे ठेकेदारों का ठेका चलता है। सिर्फ यहाँ नहीं चलता, सारी पार्किंग मोबाइल मार्केट में चलता है, हर जगह, सारी कराची में चल रही है। हमारी भी रोजी बिल्कुल, यहाँ पर जो है हुकूमत की जानिब से तो मना किया गया है कि पार्किंग फ़ीस नहीं ली जाएगी, लेकिन जो पार्किंग माफिया का राज है वो बदस्तूर बरकरार है। जी, 18 साल बाद नेशनल गेम्स का इनेकाद। टॉर्च रैली मज़ार कायद से शुरू। वज़ीर आला सिंध बोले, नेशनल गेम्स की ट्रॉफी कायद आज़म के हाथ से दी गई थी, अब हम नए टैलेंट को ओलंपिक्स की तरफ ले जाएंगे। तमाम मुकम्मल इंतजामात, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हर इवेंट कामयाब होगा। यूथ गेम्स भी कराची में मुनक्किद। अरशद नदीम की तरह नए ओलंपिक हीरो सामने आएंगे। बहुत ही इज्जत की बात है कि 18 साल बाद पाकिस्तान ओलंपिक्स, नेशनल ओलंपिक्स हमारे इस शहर, कायद आज़म के शहर कराची में हो रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हम कायद आज़म की मज़ार के सामने वो जो पहला इवेंट है इसका, टॉर्च रिले का, उसका एहतमाम कर रहे हैं। कराची फिर वो शहर हो जाएगा जिसमें सबसे ज़्यादा नेशनल ओलंपिक्स का एहतमाम हुआ है। 24 मुकामात हैं जहाँ पे ये गेम्स होंगे। मैं ये चाहूंगा कि आप कराची के शहरी हर इवेंट को एक फुल हाउस करें, ताकि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई हो और ये नेशनल गेम्स इंशाअल्लाह ताला आज तक के होने वाले कामयाब तरीन नेशनल गेम्स हो। यूथ
नेशनल ओलंपिक्स जो हर 2 साल में होंगे, आप बच्चों के लिए जिसमें 14 से 17 साल के खिलाड़ी शिरकत करेंगे, उसका इनेकाद भी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन करेगी। बहुत सालों बाद हमने जैवलिन में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया, लेकिन मैं चाहूंगा कि इन गेम्स में जो 6 दिसंबर से यहाँ शुरू हो रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड ओलंपिक्स के अंदर हम वो खिलाड़ी पैदा करें कि वहाँ जाके मेडल्स हासिल करें। 35वीं नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब 6 दिसंबर को नेशनल बैंक स्टेडियम में होगी। नेशनल गेम्स की टॉर्च रैली की तकरीब आज मज़ार-ए-कायद पर सजी। सरदार बख्श मेहर बोले, नेशनल गेम्स में 34 खेल कराची के 24 मुख्तलिफ मकामात पर खेले जाएंगे। पाकिस्तान भर से 11,000 से ज़ायद खिलाड़ी और ऑफिशियल्स शिरकत करेंगे। आज खुशी की बात है, फख्र की बात है कि 18 साल के बाद ये सिंध को नेशनल गेम्स होस्ट करने का मौका मिला है। तो मैं समझता हूं कि ये प्लेटफॉर्म नेशनल गेम्स का हर एक पाकिस्तान के कोने कोने से जो हमारे प्लेयर्स यहाँ आएंगे उनके लिए ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है ओपनिंग और क्लोजिंग में हमें इज्जत बख्शेंगे और इस गेम्स की शान को और आगे बढ़ाएंगे। 24 वेन्यूज जो है वो सिलेक्ट किए और इंशाल्लाह ताला उन 24 वेन्यूज में नेशनल स्टेडियम से ओपनिंग क्लोजिंग होते हुए 24 वेन्यूज में ये गेम्स होंगे। नेशनल गेम्स की तैयारियां अरूज पर। नेशनल गेम्स टॉर्च रैली की तकरीब मज़ार-ए-कायद पर सजी। स्पोर्ट्स यूथ एंड अफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और तमाम डिस्ट्रिक्ट के DSO शरीक। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल स्पोर्ट्स ऑफिसर हाजरा नवाब कहते हैं, नेशनल गेम्स के तमाम इवेंट्स को कामयाब बनाने के लिए भरपूर मेहनत कर रहे हैं। पूरी कोशिश होगी इस दफ़ा सिंध की टीमें बड़ी तादाद में मेडल जीतें। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी हमाद, बताइएगा। 35वें नेशनल गेम का आगाज़ 6 दिसंबर से होगा, जिसकी इफ्तिताही तकरीब नेशनल बैंक स्टेडियम में होगी। लेकिन आज मज़ार-ए-कायद पर जो है नेशनल गेम्स की टॉर्च रैली की जो है इफ्तिताही तकरीब रखी गई। ये टॉर्च रैली जो कि कराची के मुख्तलिफ इलाक़ों से जो है वो मरीना क्लब पहुँचेगी, जहाँ से क्रूज़ में इसको सफ़र कराया जाएगा और उसके बाद ये जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का जो है सफ़र करेगी। मेरे साथ इस वक्त मज़ार-ए-कायद पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर सेंट्रल हाजरा मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा हाजरा, एक ज़बरदस्त इवेंट हुआ है कराची में। मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा इतना बड़ा एक इवेंट जो है वो सिंध हुकूमत, वज़ीर खेल और मुराद अली शाह की ये कामयाब जो है वो काविश थी, जिसकी वजह से ये जो है मुनक्किद किया गया ये इवेंट। क्या कहेंगी? और नेशनल गेम्स में जो आप लोग के पास जो काम है, जितने भी DSOs हैं, उन पे क्या ज़िम्मेदारी है कि इस इवेंट को कैसे कामयाब बनाना है? बिल्कुल, देखिए ज़िम्मेदारी तो बहुत ज़्यादा है, और ज़िम्मेदारी नहीं कहेंगे इसको, ये हमारे लिए एक पैशन ही है, क्योंकि जितने भी स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं सब कहीं ना कहीं एथलीट रह चुके हैं और उनके लिए इसका पार्ट होना एक फ़ख्र की बात है। जैसे कि मैं इस चीज़ को महसूस करती हूँ, मैं खुद एथलीट थी, तो इन सारी चीज़ों का पार्ट होना एक हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात होती है। और फेयर गेम्स का जितना ताल्लुक है कि हमारी कोशिश है कि फ़ेयर गेम्स हो, उसका बर्डन सबसे ज़्यादा था। जो ट्रायल्स हुए थे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन थी कि हमारी ऑब्जर्वेशन, उसके बाद जो इवेंट्स हैं जहाँ होने हैं वेन्यूज़, 24 वेन्यूज़ हैं, उनकी जो प्रिपरेशन है, उनकी जो देखभाल है और वो स्टैंडर्ड जो मेंटेन करना है हमें, जो नेशनल गेम्स के हवाले से होना चाहिए, उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। देखेंगे इंशाल्लाह। आपने देखा कि टॉर्च रैली तो बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। CM साहब खुद मौजूद थे, मिनिस्टर साहब मौजूद थे, सेक्रेटरी साहब थे, एडिशनल सेक्रेटरी और डायरेक्टर साहब, इन सब की जो सरबराही है, ये जो इनकी लीडरशिप है, इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा जो है ताउन हासिल है। फिर सिंध ओलंपिक एसोसिएशन का बहुत ज़्यादा जो है ये इसका काम है। एक चीज़ ये बताइएगा, सिंध में हमारे जितने भी एथलीट हैं या जितने भी खेलों की टीम बनी है, क्या उम्मीद है कि इस दफ़ा सिंध मेडल लाने में मज़ीद कामयाब होगा? चाहे डिपार्टमेंट की टीम ज़्यादा मजबूत तो होती है, लेकिन इस दफ़ा जो है मुराद अली शाह ने खुद ये कहा है कि इस दफ़ा सिंध जो है वो सरप्राइज़ देगा। सिंध के जो हमारे एथलीट हैं वो सरप्राइज़ देंगे। जी बिल्कुल, सिंध के जो एथलीट हैं वो सरप्राइज़ देंगे। और डिपार्टमेंट की टीम मजबूत होती है, बिल्कुल मजबूत होती है, लेकिन उनको बनाकर कौन देता है? सूबा ही बनाकर देता है। जितने भी प्लेयर्स हैं वो सूबे के ही हैं। अभी भी आप देखें, जितने भी बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, वो चाहे वापडा हो, आर्मी हो, पुलिस, एयरफोर्स या HEC, कितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उसके अंदर हमारे पास 50% बच्चा जो है वो सिंध का है। तो आप उसके अंदर अगर हम कंपैरिजन के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर हम ये नहीं देख सकते कि वो डिपार्टमेंट है या वो है। हर बच्चा जो है ट्रेनिंग कर रहा है अपने हिसाब से, और
हर चीज़ जो है हर गेम का हिस्सा होती है, लेकिन गेम जो है अच्छा देखने को मिलेगा, इसके हम जो है आपको उम्मीद दिलाते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। हाजिरा हमारे साथ मौजूद थी जिनका ये कहना है कि जितने भी एथलीट हैं वो नेशनल गेम्स के लिए तैयार हैं और यकीनी तौर पे सिंध के जितने भी एथलीट हैं जो सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इस दफ़ा 35वें नेशनल गेम में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतने के लिए पुरउम्मीद हैं और वो इस दफ़ा जो है वो सिंध के लिए पूरे पाकिस्तान में जो है तमाम सूबों को और डिपार्टमेंट को सरप्राइज़ देंगे। जी। वज़ीर आला सिंध से नीदरलैंड्स, फ्रांस, हंगरी के सफरा की अलग अलग मुलाकातें। डच फार्म्स, केटल फार्मिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स में सरमायाकारी के लिए आए। रीन्यूएबल एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट, ज़राअत और तालीम में ताउन की दावत। नीदरलैंड्स के सफ़ीर की सरमायाकारी में दिलचस्पी। वज़ीर आला सिंध ने हुकूमती ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला और फ्रांस के सफ़ीर की मुलाकात में एशियन सिविलाइजेशन म्यूजियम पेरिस और सकाफती तबादले के फ़रोग पर इत्तफाक। फ्रांसीसी सफ़ीर को सिंध में आसार कदीमा के मकामात के तहफ़्फ़ुज़ में गहरी दिलचस्पी। मज़ीद तफ़सीलात हासिल करेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़ आगाह कीजिएगा। जी हाँ, देखिए आज वज़ीर आला सिंध से काफ़ी मुल्कों के सफ़ीरों ने मुलाकात की है। फ्रांस, नीदरलैंड और हंगरी के सफ़ीरों ने अलग अलग मुलाकात की है। नीदरलैंड के सफ़ीर हैं रॉबर्ट जानकी। उन्होंने मुलाकात में जो है दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बात किया। बताया कि कराची एक पोर्ट सिटी है, यहाँ सरमायाकारी के बड़े फ़वायद हैं। वज़ीर आला ने कहा कि सिंध का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो है वो दुनिया भर में मशहूर है और सिंध में नीदरलैंड की जानिब से सरमायाकारी के नए मौके के फ़रोग पर गौर किया गया। डच फर्म्स सिंध में कैटल फार्मिंग और डेयरी प्रोडक्ट के सेक्टर में भी सरमायाकारी कर सकती हैं, ये कहना था वज़ीर आला सिंध का। जबकि फ्रांस के सफ़ीर निकोलस गाले ने मुलाकात के दौरान वज़ीर आला सिंध को बताया कि आसार करीमा, सरमायाकारी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बात करेंगे। एशियन सिविलाइजेशन म्यूजियम पेरिस पर भी गुफ्तगू हुई। सिंध और फ्रांस के दरमियान सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग और ताउन बढ़ाने पर भी बात हुई है। फ्रांसीसी सफ़ीर ने सिंध में आसार कदीमा के मकामात की तहफ़्फ़ुज़ में दिलचस्पी ज़ाहिर की है। सिंध में फ्रांस की जानिब से सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं, ये कहना था कि वज़ीर आला सिंध का रिन्यूएबल एनर्जी और शहर के दीगर तरक्की के उमूर पर भी बात हुई है। जबकि हंगरी के सफ़ीर डॉक्टर जुल्तान वुर्गा ने भी मुलाकात की है वज़ीर आला सिंध से और इस मुलाकात में वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर शोबों पर बात हुई है। मोहनजोदड़ो समेत आसार कदीमा के सकाफती विरसे के फ़रोग पर भी बात हुई है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध के लोग 5000 साल पुरानी तहजीब सिंधु मातरी इंडस सिविलाइजेशन के अमीन हैं। आसार कदीमा पर बात करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुल्की हिल, सोंडा, चौकुंडी और कब्रिस्तान और दीगर ऐसे बहुत सारे आसार कदीमा के मकामात हैं। सूफिया कराम की तालीमात इंसानियत से मोहब्बत, अमन और इत्तेहाद का दर्ज देता है, ये कहना था वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह का। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सेंटर में चमचमाती जदीद गाड़ियों और खूबसूरत मॉडल्स की मोटरसाइकिलों का मेला सज गया। मेट्रो ई व्हीकल ने ख़वातीन और ज़ईफ़ुल उम्र अफराद के लिए महफूज सवारी मुतारिफ करा दी। जदीद मोटरसाइकिल के मुकम्मल चार्ज होने में बिजली के सिर्फ 2.5 यूनिट्स लगते हैं। मज़ीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीमा, कहा कीजिएगा। बिल्कुल, एक्सपो सेंटर में आप देख रहे हैं कि ऑटो शो में मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं उन्होंने अपनी मसनूआत यहाँ पे मुतारिफ कराई है। बिलखुसूस बात करें ईवी टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो ईवी टेक्नोलॉजी में भी हम देख रहे हैं कि जदीद जो मोटरसाइकिलें हैं या फिर व्हीकल्स हैं वो मुतारिफ कराई गई हैं। मैं इस वक्त जिस स्टॉल पर मौजूद हूँ और जिस ट्राई साइकिल के अंदर मौजूद हूँ, ये बड़ी मुनफरिद ट्राई साइकिल है जो कि अपने फीचर्स के एतबार से अपनी मिसाल आप है और ज़बरदस्त किस्म की ये हम ट्राई साइकिल देख रहे हैं और ये मुतारिफ कराइए मेट्रो इलेक्ट्रो व्हीकल्स ने। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फरहान अरशद। इनसे जानते हैं कि फरहान ये बताएं कि वैसे तो हम देख रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त इस ऑटो शो में मुख्तलिफ ईवी मोटरसाइकिल्स हैं या फिर गाड़ियाँ या फिर SUVs हैं वो मुतारिफ कराई गई हैं। ये बिल्कुल अलग भी है, हटके भी है, इसका डिज़ाइन भी अलग है। तो इस जो ट्राई साइकिल है इसको मुतारिफ कराने का मकसद क्या है और ये किस वजह से डिज़ाइन की गई है?
जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं बात करूं, अगर इसकी बात करूं, इसका नाम जो है ना प्रीमियम प्लस है, और बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा और अपने जो नाज़रीन के लिए है कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस आई है। ये ख़ास तौर पे अगर मैं ऐसे कहूं कि उन फीमेल्स के लिए जिनके अंदर टू व्हीलर का फोबिया है, कि वो समझते हैं कि टू व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो नहीं चला सकती है, तो उनके लिए बड़ा स्पेशल है थ्री व्हीलर। और दूसरा है कि वो जो जिनकी एज है 50 प्लस एज है, ठीक है, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और वो लोग जो जिनके पास स्पेस कम है बट वो गाड़ी वाले मजे लेना चाहते हैं, और वो भी 2025 की इलेक्ट्रिक दौर के अंदर, तो ये तमाम चीजें जो है ना उसकी फुलफिल करता है। आपने देखा इसकी विंड स्क्रीन देखी है, आपने देखा इसका बिल्कुल गाड़ी की तरह इसका जो वाइपर है, आप इसकी ऊपर जो इसका शेड देखते हैं ये बड़ा अच्छा फैब्रिकेशन का बना हुआ है, आप इसकी फ्रंट देखते हैं आप इसका, और स्पेस कितना है। और मजे की बात है कि कराची में स्पेस भी थोड़ा सा है, और माशाल्लाह रोड पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, जिस हिसाब से कराची है, कराची की खूबी भी है कि वो तमाम दूसरे शहरों के लोगों को अपने अंदर समा लेता है। इस वजह से कराची की आबादी बहुत ज्यादा हो गई है, और ट्रैफिक भी जो जिस तरह चल रही है तो अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जा रही है अभी, लेकिन उस लिहाज से कम जगह फीमेल्स के लिए 50 प्लस एज के लिए ये बहुत जबरदस्त। प्राइस इतनी इकोनॉमिकल इसकी रखी गई ना, सिर्फ 299 के अंदर है ये। तो मैं समझता हूँ कि आपके तवसत के जरिए से ये आपने बड़ा अच्छा लोगों तक खबर पहुंच जाए कि एक अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर जो उनके पास आ चुका 3 व्हील के अंदर, वो जरूर इसको ले इसको। ये काफ़ी जो है वो सहूलत दे सकती है, और बिलखुसूस ये ख़वातीन और बिलखुसूस ज़ईफ़ुल उमर अफराद उनके लिए डिज़ाइन की गई है।